जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लेने वाला हूं। और ये जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होगी और बीपीएससी तैयारी जो 4 है आपका अगस्त में एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। और जिनको भी जो है तैयारी 3.0 देना है उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और ये जो न्यू आपका जो बीपीएससी है घटना चक्र, ये जो बुक है घटना चक्र की बुक से क्वेश्चन सभी करवाए जा रहे हैं। घटना चक्र जो 2024 की है इसके सभी क्वेश्चन है। सभी लोग जो है अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जितने भी बीपीएससी अपने पुराने क्वेश्चन है उन्हीं को अपने अदर्स एग्जाम में यूज करती है। जितने भी अभी तक बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है यही बार बार बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी पूछे गए थे, जो हाल ही में कैंसिल हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हमने 90 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। 91 नंबर से आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अभी जो बीपीएससी टीआरई में एग्जाम हुआ था। पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से। इसमें देखिए सोन और नर्मदा ये दोनों नदियां जो है अमरकंटक से निकलती है, ये बात तो सही है। लेकिन महानदी की बात करेंगे, ये जो है धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? सिहावा पहाड़ी से निकलती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ सोन और नर्मदा की बात होती तो अमरकंटक इसका आंसर सही हो जाता, लेकिन महानदी भी है। महानदी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। और जो बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन इस तरह था कि जो सोन नदी है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। फिर उसका आंसर था मैकाल पर्वत श्रेणी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटानागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। जो आपकी दामोदर नदी है ये छोटानागपुर के पठार से निकलती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दामोदर नदी छोटानागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? भूमि बंधित नदी है ये बताना है, कौन सी नदी भूमि बंधित है? ताप्ती, कृष्णा, फिर है लूनी और नर्मदा। तो याद रखिएगा जो लूनी नदी है ये जो है लूनी नदी भूमि बंधित नदी है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लूनी नदी ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में लूनी नदी स्थित है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण में के जो दलदली क्षेत्र है वहां पर विलुप्त हो जाती है और इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। से सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं, जितनी भी और नदियां हैं वो सभी समुद्र से जाकर के मिलती हैं, लेकिन लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर के खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या गंगा नदी। आप सभी को पता है कि बिहार का जो शोक है किस नदी को माना जाता है? वो है कोसी नदी। और कोसी नदी ही अपने जो है पथ परिवर्तन या मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोसी नदी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने मार्ग को बदला है। आप देखते हैं जो बिहार का क्षेत्र है, जो उत्तरी क्षेत्र है वो लगातार मतलब बाढ़ के कारण अस्त व्यस्त रहता है। हमेशा आप देखेंगे तो जैसे ही मई जून वाला क्षेत्र टाइम आता है तो वहां पे बाढ़ धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। और ये जो कोसी नदी है इसके प्रकोप से जो है बिहार में अधिकतर बाढ़ आ जाती है और वहां पे भारी जनधन की हानि भी होती है। दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज सभी लोग जो है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज से देखिए हम एक दो दिन के लिए बाहर थोड़ा सा गए हुए थे और आज से हम कंटिन्यू क्लास आपके स्टार्ट हो जाएंगी। तो सभी लोग जो है फिर से लगातार क्लास करने के लिए रेडी हो जाइए और डेली आपकी 3 से 4 क्लास कंटिन्यू होंगी। तो हम आप लोग जो है 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे एमसीक्यू करवा के, और कुछ जो टॉपिक हैं उनके जो है विस्तार भी करवाएंगे। जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी भी आपके प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोग जो है क्लास से कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। 95 नंबर प्रश्न है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं?
दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 67वें बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। और दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा जो नदियां हैं, ये तीनों नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। और ये कहाँ है? तो वर्तमान में ये जो है झारखंड राज्य में है। दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती हैं और सुवर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर जो है हुगली नदी में मिल जाती है। जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को बिहार का, वो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ये आप याद रख सकते हैं। 96 नंबर 96 नंबर प्रश्न है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान के अधिक अति एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन होता है, जो भारतीय मानसून होता है उसमें मौसम का विस्थापन किससे पता चलता है? तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन जो होता है, इसी के कारण जो है यहाँ पे मौसम का जो विस्थापन है वो होता रहता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है और जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक से 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में रहती है। इन मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है और यह अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया। पहला है तापीय संकल्पना, अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, और अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नवीन संकल्पना भी देखिए। तो नवीन संकल्पना के अनुसार जो मानसूनी हवाएं हैं, इनकी उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। जो वायुदाब पेटियां होती हैं, इनका जब हवा होती है तो हवाओं की जो पेटियां होती है, इनके खिसकाव के खिसक जाती हैं और इसी कारण जो है मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति होती है। इस संकल्पना का पहली बार जो प्रतिपादन है वो करने वाले थे फ्लान नामक वैज्ञानिक। जो फ्लान थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था नवीन संकल्पना का। अगला क्वेश्चन है 97। आम्रवर्षा, मैंगो शॉवर है। आम्रवर्षा किसे कहते हैं? आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। आम्रवर्षा जो होती है ये हमेशा जो है मई जून में होती है। याद रखेंगे, जो मई महीने में होती है, मई जून में, उसी को हम आम्रवर्षा कहते हैं। तो आम्रवर्षा, मैंगो शॉवर, इनमें से कोई नहीं होगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि आमों की बौछार, इससे कोई मतलब नहीं है। आम्रवर्षा से, आम के टपकने से कोई मतलब नहीं है। मई महीने में होने वाली बारिश को आम्रवर्षा कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावत के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, कौन सी वर्षा को कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्रवर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा में जो है आम के फल क्या होते हैं? पकने लगते हैं। आप सभी को पता है, जब मई और जून में बारिश होती है तो उसी बारिश के कारण ही आम के फल पक जाते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल और मई में होने वाली तड़ी झंझावत के साथ वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो काल बैसाखी है बंगाल और असम में अप्रैल और मई महीने में होती है। अगला प्रश्न है आपका 98। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े अर्थात विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? ये आपका केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो तमिलनाडु में बारिश होती है, लौटता हुआ जो मानसून के कारण यहाँ पर बारिश होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। चेरापूंजी अवस्थित है असम राज्य में, मणिपुर राज्य में, मेघालय राज्य में या मिजोरम राज्य में? याद रखिएगा, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी। और यहाँ पे जो है चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है और मासिन नाम से पहले विश्व में सर्वाधिक वाला स्थान चेरापूंजी ही था। देखिए मासिन, अब वर्तमान में मासिनराम हो गया है, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था और ये दोनों ही मेघालय राज्य में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। बाढ़ की बात करेंगे तो बाढ़ आपका उत्तर प्रदेश से बिहार के मैदान वाले क्षेत्रों में आती है। भूकंप की बात करेंगे तो ये हिमालय का जो गिरिपात क्षेत्र है इसमें आता है। सूखे की बात करेंगे तो सूखा आपको जो है ये देखने को मिलता है मध्य पूर्वी भारत में। कहाँ? मध्य पूर्वी भारत में।
और चक्रवात जैसी जो घटना है ये झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में देखने को मिलती है। याद रखिएगा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा D2 हो जाएगा। A3 B1 C4 D2 डी ऑप्शन है D2, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन फूड फॉरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और बाढ़ वर्तमान में इस संगठन ने देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में और 43 स्टेशन के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपात क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है और चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। कुछ पश्चिम तट पर अरब सागर में भी आते हैं, अतः भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है 101। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, इस जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है। ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में या पूर्वी हिमालय में। तो याद रखिएगा जो आपका सैफरान है, केसर है, इसके उत्पादन वाली जो मृत्तिका है, मिट्टी है, करेवास मृत्तिका, ये कश्मीर हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जाफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है और यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। रेगड़, ये इसी को रेगुड़ भी बोलते हैं। रेगड़ या रेगुड़ जिसका नाम है, किसका नाम है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लैटराइट मृदा। याद रखेंगे जो रेगुड़ या रेगड़ मृदा है ये काली मिट्टी को हम लोग कहते हैं। काली मिट्टी को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुड़ या रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्ण कटिबंधीय चेरनोजिम, ये कई बार पूछा गया है। उष्ण कटिबंधीय चेरनोजिम कौन सी मिट्टी को कहते हैं? तो वो है काली मिट्टी। आदि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। और यह मिट्टी जो है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भागों तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है 103। रेगड़ या रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या झारखंड में? तो सबसे अधिक है ये महाराष्ट्र में। याद रखेंगे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये आपको पाया जाता है काली मृदा, ये आपको याद रखना है। इसीलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास भी देखने को मिलती है। 104 नंबर प्रश्न है, रेगुड़ नाम है लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का? अभी बताया काली मिट्टी का। अगला प्रश्न है 105। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा? नहीं। ये देखिए TRE 2 में क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, याद रखेंगे। वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि करके। वनारोपण, वनों को लगा करके, वनों को रोपित करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण, यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। और सोपानी अथवा समोच्चरी रेखीय कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 106 नंबर। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। पेडी प्लेन, टेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन या कार्स्ट प्लेन? में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिएगा जो गंगा का मैदान है इसको जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। 107 नंबर प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है भाबर, बांगर, खादर, कोंडोलाइट। इसको बताने गंगा के जो मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी है इसको हम क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है आपकी बांगर, और नई मिट्टी को हम भाबर कहते हैं। याद रखिएगा। तो इसी और ये जो है पुरानी कछारी मिट्टी जो है बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और इसकी बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। जो इनकी जो स्थिति है ये बाढ़ से दूर होती है। इन मिट्टियों का रंग जो है पीला, रक्ताव, भूरा पाया जाता है। जो अब ये मिट्टियां होती हैं पीले कलर की होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। जो कौन सी मिट्टी है जो नदियों द्वारा निर्मित होती है? अभी जस्ट बताया आपको, जलोढ़ मिट्टी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है और जलोढ़ मृदा जो है देश के 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टियों को दो उप वर्गों में बांटा गया है, नवीन जलोढ़ या खादर और प्राचीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़ या बांगर। याद रखिए, नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमा होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 20.7, 21.7, 22.7 या 23.7? याद रखिएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का अनुपात जो 2001-2 में था, कितना था? 20.7 था। याद रखिएगा, 20.7 था जब का प्रश्न है 2001-2 में। लेकिन वर्तमान में जो है मृदा का अनुपात, मृदा जो वन क्षेत्र है, भौगोलिक वन क्षेत्र, इसका अनुपात है 21.71। याद रखेंगे, ठीक है। और इसका जो वर्तमान में आप याद रखेंगे, वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है ये 21.7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था। और भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले वन जंगल से घिरा हुआ है? वो है आपका मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है अरुणाचल में, हिमाचल में, मिजोरम में या नागालैंड में? याद रखेंगे, जो आपका सबसे अधिकतम प्रतिशत वनों का है वो है मिजोरम में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम में जो है 85.53% सर्वाधिक प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 112। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे, महाराष्ट्र जो है आपका, महाराष्ट्र में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। समस्त विश्व में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या कितनी है? आपका 1995 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उस समय जो है यहाँ पर थे लगभग 12,858। ठीक है, ये 1995 का प्रश्न है, तो इसलिए जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि वर्तमान में जो है ये 15,000 के लगभग है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग 21% की दर से हुई थी। तो वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया, ये गलत है। लेकिन 21% की दर से हुई थी, ये सही है एकदम। जो 1991 से 2001 तक था तो 21% की दर से वृद्धि हुई, ये कथन एकदम सही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35% ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या के लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है, ये कथन भी गलत है। तो आपको वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है, ये कथन भी सही है। पहला और 4 इसमें सही है। इनमें से कौन से कथन सही है? 1 व 4, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 21.34% थी और वर्ष 1991 में पुरुष और महिला साक्षरता दर का जो अंतर है ये 24.8 था, जो कि 2001 में 21.6 ही रह गया। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 35 बड़े नगरों में 48% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या निवास नहीं करती। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7% रही, ये भी आप आंकड़ा याद रखेंगे। साक्षरता में आप देख सकते हैं 1991, 2001, 2011 कुछ इस प्रकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग, अब अभी आपको बताया 21, 31, 36, 40। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। याद रखिएगा, लगभग
31%। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। सारण सिंचाई नहर निकलती है सोन से, गंगा से, कोसी से या गंडक से? तो याद रखिए सारण जो सिंचाई नहर है ये गंडक नदी से निकलती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें एक सारण सिंचाई नहर भी स्थित है। 117 नंबर प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी? याद रखिए जो त्रिवेणी नहर है इसमें गंडक नदी से पानी आता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब दिल्ली की, हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश, हरियाणा पंजाब की, पंजाब दिल्ली और राजस्थान। तो याद रखिए जो भाखड़ा नांगल बांध एक संयुक्त परियोजना है ये हरियाणा पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 119। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी, सिंधु, चिनाब, सतलज? जो भी बताया आपको सतलज नदी पर यह बनाया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। इस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्लास कैसी लगी ये भी जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास पसंद आई तो सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सभी लोग जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन और आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी वहां पर आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।